Hello friends, this is Charu Jain. Welcome to my YouTube channel Learners पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागॉजी स्पेशल का एक टॉपिक है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि हमने यूनिट 7 जो है आपकी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, उससे मैंने आपको जॉन डुई, जीन जैक्स रूसो, ये मैं आपको साइड बाय साइड कंप्लीट करा रही हूँ। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक है उस यूनिट का रविन्द्रनाथ टैगोर। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB, CTET, UPTET, TET इन सब के लिए इक्वली हेल्पफुल है। बाकी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है charu.jain0208, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो जाके, ताकि आप लोगों को सारे PDFs और सब कुछ मिलते रहें। और ये मेरे YouTube चैनल्स हैं। सेकंड YouTube चैनल मेरा लर्नर्स पाठशाला है और फर्स्ट चैनल है मेरा DPSC लर्नर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक DPSC लर्नर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हो एक बार। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय, कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे और इन्होंने क्या क्या किया। रविन्द्रनाथ टैगोर खाली पोएट ही नहीं थे, बल्कि ये एक फिलोसफर थे, एक थिंकर थे, जिसके अंदर एक बहुत मार्वेलस क्वालिटीज़ थी। रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में बॉर्न हुए 6 मई को 1861 में, और इनकी फैमिली को एरिस्टोक्रेट्स ऑफ बंगाल बोला जाता था। इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनका नेम था श्री द्वारकानाथ टैगोर। जो हैं वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे, मीन्स इनके फादर का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये सबसे छोटे बच्चे थे अपने पापा के। इनकी फैमिली जो है नॉट ओनली हाईली एजुकेटेड, खाली हाईली एजुकेटेड ही नहीं थी, बल्कि इनकी फैमिली ने एक प्रभाव डाला किस पे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर, यानी प्रोग्रेसिवनेस के ऊपर। हालांकि ये एक एरिस्टोक्रेट्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, जो इनका पालन पोषण हुआ, वो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से हुआ। तो जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो उनको बिल्कुल भी ज़्यादा लग्जरी नहीं मिली। हालांकि बहुत एक नोबल, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे, लेकिन फिर भी इनके पेरेंट्स ने इनको लग्जरी नहीं दी। ये मतलब इनका मानना ये था कि बच्चों को ऐसे एटमॉस्फेयर में ब्रिंगिंग अप करो, यानी नर्चर करो ताकि वो हार्ड रियलिटीज़ को फेस कर पाए लाइफ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैं अपने बच्चे को सारी चीज़ें उसको ला के दे रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल परसाया दे रही हूँ, बनाया दे रही हूँ, इन सेंस कि उसको जॉब भी मैंने करने नहीं दी, उसको बोला मेरा बिजनेस है बेटा, बैठ के खाओ, मैंने उसको सारी चीज़ें बिना कहे दे दी, और उसको मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि मतलब उसको मैंने ये चीज़ फेस करने नहीं दी कि एक्चुअली हार्ड रियलिटीज़ है क्या लाइफ की। तो क्या होगा, उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि फ्यूचर में अगर कभी पैसे नहीं है या मैं नहीं हूँ, तो वो बच्चा फेस ही नहीं कर पाएगा हार्ड रियलिटीज़ फ्यूचर की, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी में भी रिफ्लेक्ट करता है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का भी मानना यही था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार बोला कि अगर बच्चों के पास आप सिर्फ रेडीमेड टॉयज़ ही दे दोगे ना खेलने के लिए, तो जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएशन की पावर होती है बच्चों के अंदर, एक इन्वेंशन की पावर होती है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब अगर बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं रेडीमेड, तो क्या है, वो सोचेंगे थोड़ी कि क्या करें, कैसे बनाएं, इसको तोड़ के भी देखें या नहीं। तो जो ज़्यादा क्रिएटिवली ग्रो करने के चांस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और क्रिएशन करने में ही बहुत ज़्यादा जॉय मिलता है। कैसे, आप देखा होगा कि जो बच्चा है जिसको ज़्यादा उसके पास टॉयज़ नहीं होते, तो वो अपने ही कुछ ना कुछ टॉय बना के खेलता है, और वो एक्चुअली में वो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको अच्छा लगता है कि देखो ये टॉय मैंने बनाया है और मैं इससे खेल रहा हूँ। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहा और किया, काफ़ी काम किया। ये जो है ये स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इन्होंने मतलब हेट करते थे स्कूल को बिल्कुल, और लेकिन बाद में इन्होंने ही एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया। इनके बचपन में इन्होंने स्कूल को पता है क्या बोला था, इन्होंने बोला स्कूल तो भाई एक मिल ऑफ लर्निंग है,
जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चे को पेन दिया जा रहा है, टॉर्चर दिया जा रहा है, फिजिकल पनिशमेंट दी जा रही है, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसी रीज़न से इन्होंने कहा कि मैं ऐसा लर्निंग वाला पाथ नहीं चुनूँगा जहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाए, जहाँ पर सिर्फ मुझे रट्टू तोता बनाया जाए, या जहाँ पर सिर्फ मेरे को फिजिकल पनिशमेंट मिल रही है, पेन मिल रहा है। इन्होंने बिल्कुल स्कूल जाने से मना कर दिया था। इन्होंने देखा कि जो स्कूल है, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ वर्दी पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ एक डेड रूटीन चल रहा है। वही टीचर आता है, अपना भाषण देके यानी लेक्चर देके चला जाता है, बच्चों को डांटता है, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब बच्चे यहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे, लाइफलेस टीचिंग है बिल्कुल। यानी यहाँ पे बच्चा कुछ करके नहीं सीख रहा, बच्चा अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, बच्चे की जो उसकी जो थिंकिंग है, जो बच्चे के भाव हैं, जो बच्चे की सोच है, उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा। तो इनका ये मानना था, इन्होंने ये डिटेक्ट किया स्कूल में। ये जो फीलिंग थी ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी शांति निकेतन स्कूल में डिपिक्ट की। उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस किया ऐसा टॉर्चर स्कूल में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। अब इन्होंने जो स्कूल छोड़ दिया, तो उसके बाद इनको एक प्राइवेट ट्यूटर लगाया इनके फादर ने, कि जो इनको जो है बिल्कुल बेसिक्स जो होते हैं एजुकेशन के, वो दिया जाएगा। तो जब टैगोर जी पैदा हुए थे, तो हमारी जो इंडिया है उस टाइम पे 3 रिवोल्यूशनरी करंट्स के थ्रू पास हो रही थी, रिलीजियस, सोशियो पॉलिटिकल और लिटरेरी। ये 3 चीज़ें जो है उस टाइम चल रही थी, 3 मूवमेंट चल रही थी। तो इस मूवमेंट का ना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा प्रभाव है टैगोर जी पे। और एक इनको उसी मूवमेंट्स ने टैगोर जी को रैशनल पर्सनालिटी बनने की तरफ प्रभावित किया। रैशनल पर्सनालिटी क्या होता है, जिसमें सही और गलत का डिफरेंस समझने की क्षमता हो, वो होता है रैशनल पर्सनालिटी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आउटलुक्स डेवलप किए कि भाई मनुष्यों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो फिर इन्होंने एजुकेशनल आइडियाज़ दिए। इन्होंने कहा कि जो मैंने जिस तरह से मेरी एजुकेशन हुई है, उस तरह और जो फ्रीडम मुझे मिली है, उस तरह का ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इनके फादर ने इनको स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन एजुकेशन इनको बिल्कुल अच्छी दी थी, एक ट्यूटर्स लगा के अच्छे। तो इन्होंने कहा कि जो मैंने लर्न किया है ना, वो मैंने क्लास से बाहर किया है। तो इनके अकॉर्डिंग क्लास जो उस टाइम की पढ़ाई थी, वो क्या थी, पैरट्स ट्रेनिंग, कि हम बच्चों को बिल्कुल पैरट बना रहे हैं, रट्टू तोता बना रहे हैं। तो वो जो एजुकेशन थी बिल्कुल आर्टिफिशियल थी, अल्टीमेटली आर्टिफिशियल और अनसाइकोलॉजिकल होगी ना, कि मैं आपको कहूँ कि ये याद कर लो, ये याद करना है, याद नहीं किया 4 डंडे मारूंगी, तो क्या है वो अनसाइकोलॉजिकल है, आप लोग मेंटली तो डिस्टर्ब रहोगे। आर्टिफिशियल भी है, मैं यहाँ पे रियल कुछ नहीं करा रही, सिर्फ रटवा रही हूँ बच्चों को। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया कि ट्रू एजुकेशन क्या होती है। ट्रू एजुकेशन वो होती है कि जो फ्रीडम में और कल्चर सराउंडिंग्स में दी जाए, मतलब बच्चे को खुला छोड़ के और साथ साथ उसको कल्चर से जोड़ के ही पढ़ाया जाए, वो होती है फ्री एक ट्रू एजुकेशन। इन्होंने कहा जो बच्चों की एजुकेशन है, जो लर्निंग है, वो बच्चे की लाइफ से जोड़ो। तो इनका जो व्यू था वो इन्होंने अपनी ही एजुकेशनल थ्योरी में डेपिक्ट किया। जो भी इनकी एजुकेशन थ्योरी थी ये, वो अभी प्रिंसिपल्स हैं, आगे क्या थे, रियलाइजेशन ऑफ हार्मनी एंड ऑल, वो सारा अभी पढ़ेंगे विद नोट्स, तो 1 बाय 1 देखेंगे। अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए 5 एजुकेशन के। ये सारे प्रिंसिपल्स के नेम याद करके इनका एक्सप्लेनेशन एक बार रीड आउट कर लेना। DSSS वालों के लिए तो ज़्यादा डीप में पढ़ना, लेकिन नोट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखना। लेकिन जो DPSC वाले इसको पढ़ेंगे तो उनको तो ये लिखना ही है एग्जाम में, राइट। तो इन्होंने फर्स्ट जो प्रिंसिपल दिया वो इन्होंने दिया रियलाइजेशन ऑफ हार्मनी विद ऑल द थिंग्स, यानी हर चीज़ों के साथ सद्भाव से रहना। फिर दिया इन्होंने जिसमें ऐसा प्रिंसिपल जो बच्चे को सिंपैथी भी सिखाए, जॉय भी दे और फ्रीडम भी दे। तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने दिया यूनियन ऑफ मैन एंड नेचर, बच्चा नेचर के साथ जुड़ के पढ़ाई करे। चौथा इन्होंने दिया लिटरेचर एज अ ट्रू व्हीकल ऑफ एजुकेशन, जो लिटरेचर है वो ट्रू व्हीकल है एजुकेशन का। और 5वां इन्होंने दिया एम्फेसिस ऑन द चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के माइंड पे भी हमें ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने इस वाले फर्स्ट जो प्रिंसिपल था कि हमें सद्भाव के साथ रहना है सभी चीज़ों के साथ, तो वो कैसे इन्होंने कहा। तो इनका कहना था कि जो ट्रू एजुकेशन है वो है कि अंदर की इनर क्वालिटीज़ क्या कह रही हैं, बच्चे की इनर क्वालिटीज़ को हमें डेवलप करना है, उसको बाहर निकालना है। हार्मनी जो है इंसान और चीज़ों में क्रिएट करनी है। इंडिया जो एक हार्मनी का लैंड है, तो हमें हार्मनी बच्चों को सिखानी है एजुकेशन में, ताकि बच्चे को हर चीज़ की वैल्यू हो।
बच्चा किसी के साथ तोड़ फोड़ ना करे। नेक्स्ट इनका जो प्रिंसिपल था वो था फ्रीडम, सिंपैथी एंड जॉय का। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे की लाइफ है ना उसको फ्री रखो, मतलब जो इंसान है वो डेवलप जब ही होगा जब वो फ्रीडम उसके पास होगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी को यहाँ पे बांध के रख रही हूँ और उसको कह दो तू ये भी पढ़, तू ये भी पढ़, तू ये भी पढ़, लेकिन वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करेगा, तो वो फुली डेवलप नहीं हो पाएगा। सो यही इनका कहना था कि फ्रीडम होगी तो इंसान अपने आप को रिलेट करेगा यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ, सारी क्रिएशंस के साथ जो भी अर्थ की हैं। सिंपैथी भी आएगी बच्चे के अंदर, खुश भी होगा। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया में जॉयलेस एजुकेशन थी, बिल्कुल, क्योंकि बस आते थे चुपचाप पढ़ के चले जाओ, डांट लो, रो लो बस। तो इनका मानना था कि एजुकेशन में हमें जॉय भी क्रिएट करना है। और जॉय कैसे क्रिएट होगा? जब हम बच्चे को कुछ क्रिएट करना सिखाएंगे, जब हम बच्चों को करके सीखना सिखाएंगे, तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट जॉय इनके अकॉर्डिंग था। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट था यूनियन ऑफ मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर का इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, इन सबको जोड़ के बच्चों के साथ पढ़ाओ। बच्चा अगर ऐसे एजुकेशन रिसीव करेगा ना तो बच्चा जो है कभी भी डरेगा नहीं इन चीज़ों से, और ऐसी एजुकेशन बच्चे को मिलेगी जिसमें बच्चा फेयरफुल रहेगा और जो है उसको कोई डेंजर नहीं होगा इन चीज़ों से। ये इनका कहना था। आगे था हमारा, इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट 7 ईयर्स थे ना बच्चों के, उसमें बच्चों को नेचर के उस पर छोड़ दो, नेचर से साथ जोड़ के पढ़ाओ। इन्होंने कहा कि फ्रीडम दी जानी चाहिए बच्चों को, नेचर लव दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा नेचर को अप्रिशिएट कर पाए। बच्चे को इंटरैक्ट कराओ नेचर के साथ ताकि उसके अंदर इंक्वायरी आए, क्रिएटिविटी आए। ये कैसा था? इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शांति निकेतन में एक आश्रम जैसा स्कूल खोला। इन्होंने वहाँ पर गुरुकुल सिस्टम जो है अपनाया। गुरुकुल में क्या होता है? वहाँ पे सारा बच्चे खुले उसमें आसमान में बैठते हैं, नीचे बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। बच्चा नॉलेज, नेचर की नॉलेज लेता है बेसिकली। तो ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल वो है लिटरेचर एज अ ट्रू व्हीकल ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा कि बच्चों की हमें जो बच्चों को अंदर नॉलेज देनी है ना, तो लिटरेचर एक ट्रू फोक लिटरेचर जो है वो एक ट्रू व्हीकल है। मतलब बच्चों को लिटरेचर की नॉलेज दोगे ना, बच्चे के अंदर सारी डेवलपमेंट हो जाएगी। बच्चा लिख पाएगा, बच्चा बोल पाएगा, बच्चे के अंदर एक कल्चर की डेवलपमेंट होगी। बच्चा कल्चर से फेमिलराइज होगा, वो इनका कहना था। तो बेसिकली अगर हम कल्चर का बारे में पढ़ाना है तो वही है लिटरेचर जो है बच्चे को पढ़ाओ, यानी सिलेबस में लिटरेचर को भी इंक्लूड करो। जो ये था नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के माइंड पे भी हमें ध्यान देना है। तो कैसे? इन्होंने कहा कि जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट है वो दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की माइंड के लिए, ठीक है, बच्चा खुद भी और टीचर भी। तो इनका ये था कि बच्चों को समझो, बच्चों को ऐसे ट्रीट मत करो, मतलब बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करो। ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ा है, इसको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आप अगर उसमें और अपने आइडियाज़ दोगे, नए नए आइडियाज़ दोगे, फ्रीडम के साथ, फुलनेस के साथ, वास्टनेस के साथ, बच्चा होलसम डेवलप हो जाएगा। ये इनका कहना था। आगे इनके अकॉर्डिंग एम्स, एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए, क्या थे, तो देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट एम था कि वही हारमोनियस डेवलपमेंट बच्चों को सिखाएं। उसके बाद बच्चों को वही नेचर के साथ, मैनकाइंड के साथ रहना सिखाएं। देन पर्सनालिटी में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी हमें इंकल्केशन कराना है, डेवलप कराना है। बच्चे को स्पिरिचुअल चीज़ें भी सिखानी है। तो डेवलपमेंट जो होती है स्पिरिचुअलिटी की, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था किसकी? टैगोर की एजुकेशन में। यानी स्पिरिचुअलिटी तो सिखानी ही है हमें बच्चों को, यानी अध्यात्म जिसे कहते हैं, आध्यात्मिकता। इन्होंने एम्फसाइज किया बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब इनके अकॉर्डिंग था कि बच्चे को इमेजिनेशन सिखाएं, फ्री थिंकिंग सिखाएं, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर डेवलप कराएं, अलर्टनेस बच्चे के अंदर डेवलप कराएं। इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी, एजुकेशन थ्रू फ्री थिंकिंग, वो इनका अनदर एम था। मतलब बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दो और वो खुला दिमाग से सोचे, वो इनका एक अनदर एम था इनकी एजुकेशन फिलॉसफी का। उसके बाद इन्होंने कहा कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए बच्चे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी करानी है। और इनको बोला, इनको रिलेशनल यानी पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि पूरा जो यूनिवर्स है वो इनकी फैमिली है। इनकी एजुकेशन जो है पूरा एक भाईचारे की तरह इन्होंने
समझा एजुकेशन को कि हमें बच्चे के अंदर भाईचारे का भाव प्रकट करना है। ये भी इनका एक अनदर इम्पॉर्टेंट एम था। इन्होंने कहा एजुकेशनल आइडियाज़ को भी हमें मटेरियलाइज करवाना है बच्चों को, तो इन्होंने शांति निकेतन रखा, यानी पीस, शांति निकेतन, वो जगह जहाँ पे शांति हो। तो इन्होंने कहा कि स्कूल जो है वहाँ पे आर्ट भी कराए, नॉन पेडागोजिकल लैबोरेटरीज नहीं होती खाली कि वहाँ पे कुछ करा ही नहीं रहे बच्चों को हमें आर्ट भी करानी है। तो उस स्कूल में क्वालिटीज़ होनी चाहिए आश्रम की और एक गुरुकुल की तरह चलना चाहिए। तो स्कूल जो है वो इनकी ही, जो शांति निकेतन था वो इनकी ही सुपरविजन में चल रहा था। तो ये शांति निकेतन के बारे में था कि गुरुकुल की तरह चलेगा, आश्रम की तरह इन्होंने क्वालिटीज़ अपनाई और वहाँ पे आर्ट भी इंक्लूड की। तो वो इनका पूरा मानना था कि जो ये सारा स्कूल है ये इनकी ही पूरी विजन में चलेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? तो शांति निकेतन की जो हिस्ट्री थी ना वो टैगोर का ही सारा वो था, इनका एक पूरी यात्रा थी, एक तरह से समझो पूरा इतिहास था। तो इनकी खुद की पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट करती थी जिसमें इन्होंने इंस्पायर किया टीचर्स को भी और बच्चों को भी। इन्होंने एक ऐसा पर्सनालिटी दिखाया अपने आप को और ऐसा थे ये कि जिन्होंने प्रभाव डाला बच्चों की ज़िंदगी पे भी और जो भी इनके आसपास थे उनकी ज़िंदगी पे भी। इन्होंने खाली सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं बल्कि इन्होंने लाइफ को भी जॉयफुल बनाने की बात करी, फ्री बनाने की बात करी एजुकेशन के साथ साथ। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। आई होप क्लियर होगा। स्टिल कोई परेशानी हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।